खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम में परदेश से देश तक लेकर मैं असदुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लंदन में मुकीम मोहम्मद नज़ीर साहब का मामला आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है वो टोबा टेक्सिंग से है और इनकी यहाँ पर ज़मीन है दो तहसीलों में। एक कमालिया में उनकी ज़राई ज़मीन है और दूसरी तहसील रजाना जो है यहाँ पर दो कमर्शल दुकानों के ये मालिक हैं और इन प्रॉपर्टीज़ पर इनके और इनके जो भाई हैं वो इसके मुश्तरका हिस्सेदार हैं। लेकिन मसला ये है कि इनके जो भाई हैं मोहम्मद बशीर वो इस पर अकेले काबिज हो गए हैं। काबिज से मुराद ये है कि ये जो ज़मीनें और दुकानें हैं ये इनको सालाना 30 लाख रुपए जो है वो आमदन देते हैं। उसूली तौर पर दोनों की मुश्तरका जायदाद होने की वजह से ये आमदन भी दोनों में बराबर की तकसीम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इनके जो भाई मोहम्मद बशीर हैं वो इससे हासिल होने वाली जो आमदन है इनके बकौल, जो मोहम्मद नज़ीर साहब का दावा है उनके बकौल, ये इनके भाई जो हैं वो ये प्रॉपर्टी वो अकेले प्रॉपर्टी का जो आमदन होती है वो अकेले हड़प कर जाते हैं और इनके भाई यानी मोहम्मद नज़ीर साहब को इसमें हिस्सा नहीं देते। अब इस सिलसिले में इन्होंने जब अपने भाई से बातचीत की, मुज़ाकरात किए तो झगड़ा हो गया और इनके बकौल उन्होंने उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी और संगीन नताइज की धमकियां दी। अब नज़ीर साहब ये कहते हैं कि इनके जो भाई हैं उनका सियासी असर और रसूख है, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं थाना कचहरी में, जिसकी वजह से वो इनका हिस्सा नहीं दे रहे। अब ये अपील कर रहे हैं हुकाम बाला से कि इनकी दादरसी की जाए, लेकिन वो कौन हुकाम बाला हैं जिन तक इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए और वो कौन से हुकाम बाला हैं जिन तक अभी तक इन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाई है अपनी कोशिशों से, क्या पहुँचाई भी है या नहीं, किसी फोरम पर गए भी हैं या नहीं, कोई कोशिश इन्होंने की भी है या नहीं, और अगर की है तो मसला हल क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं की तो अब इन्हें क्या करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद नज़ीर साहब मौजूद हैं जो कि खुद मुतासरा शख्स हैं, और इसके अलावा नज़ीर अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे नुमाइंदे टोबा टेक्सिंग से जिन्होंने स्टोरी पर काम किया, और इनके जो भाई हैं मोहम्मद बशीर साहब उनका मौक़िफ़ भी जाकर लिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इनके भाई इस ज़मीनों की के हवाले से और इससे हासिल होने वाली आमदन के हवाले से वो क्या कहते हैं, और जो माहिरीन कानून हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मोहम्मद नज़ीर साहब से आगाज़ करता हूँ। नज़ीर साहब, आपके भाई और आपकी ये मुश्तरका प्रॉपर्टी है, कितने अरसे से आपको इसका हिस्सा नहीं मिल रहा और आपके भाई जो हैं वो अकेले इसकी आमदन जो है उसको हासिल कर रहे हैं, और आपने उनसे अपने भाई से बात करने के अलावा किसी और फोरम पर भी गए हैं आप? मैं जी 40 साल हो गया मैं जहाँ इंग्लैंड में जब से आया हूँ जी। मैं जी 40 साल से जहाँ इंग्लैंड में हूँ। मेरे वालिद के पास 16 एकड़ थे। जब मैं जहाँ आया तो मैंने जहाँ बहुत मेहनत की, अपनी बिजनेस खोली, मैंने पाकिस्तान में पैसे भेजता रहा तो मेरा भाई जायदाद खरीदता रहा, जमीन और दुकानें, और अपने नाम लगवाता रहा। फिर मैं बाद में दरमियान में मैं गया तो मैंने 25 एकड़ मैंने जाकर खरीदे। उनमें से मैंने 10 एकड़ मेरे नाम पर है, वो भी 15 मैंने भाई और इसके बेटे के नाम करवा दिए, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, मैं सबसे खानदान में छोटा हूँ। अच्छा जी। तो उसके नाम क्यों मैं तो इसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। ये मेरे वालिद की जगह भी है, मेरा भाई भी है जी। तो मैंने जहाँ इंग्लैंड में भी अपनी भरजाई और इसकी वाइफ और इसको इंग्लैंड में मंगवाया, फिर हज पर भेजा, 25 तोले सोना पाया, बड़े बंगल। मैं तो इसको अब तक अपने वालिद की जगह, मेरा वालिद जिंदा था, थोड़ी देर हो गई वो फौत हो गया, बहुत तकरीबन 15 साल हो गए। तो मैंने तो जमीन का कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास है या मेरे भाई के पास है, मैंने तो कभी कोई फिक्र ही नहीं किया। जब अब मेरा जहाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं जब वापस गया तो मैं अपने भाई से जाकर बातचीत की तो उसने मुझे साफ जवाब दे दिया, बल्कि उसने मुझे मारा पीटा और घर से भगा दिया। अच्छा। हमारे 4 हाथे हैं। हाँ, जब मैं वापस गया तो मैंने अपने भाई की बहुत मेहनतें की। 3 महीने में घर में रहा, इसकी मेहनतें करता रहा। भाई साहब, आप जो हाथे हैं वो हमारे 200 माले तकरीबन हाथे हैं चक में। 200 मरले? एक माला 2 लाख का बिकता है अब।
अच्छा। मैंने कहा जी आप 200 माल है, जो सारे हाथे वाले ट्रैक्टर ट्राली जो भी जायदाद है, माल जो सारा इसमें मेरा आधा, हम दो ही भाई हैं, इसमें आधा मेरा, जो आप सारा ले लें, बस जो जमीन है मेरी वो मुझे दे दें। अच्छा। वो जमीन भी मुझे काम में इसने अपने नाम ज्यादा लगवा ली। जब मेरा वालिद फौत हुआ तो मेरी दो बहनें और मेरी माँ ने जो उनका हिस्सा था उन्होंने मेरे नाम लगवाया। वो उसने मेरे भाई को बोला कि आपने उसके छोटे के साथ बेईमानी किया, उसके पैसों से जो सारी जायदाद खरीदी है आपने अपने नाम ज्यादा लगवा ली। तो उन्होंने अपना सारा हिस्सा मेरे नाम लगवा दिया। अच्छा। वो हिस्सा लगने के वजह से मेरा अब इसके पास आधी जमीन मेरे नाम लग गई है। तो जब मुझे ये पता नहीं था, मुझे वहां जाकर पता लगा, जब ये बेईमान हो गया तो इसने कहा हम आपकी तो जमीन नहीं है। मैंने जाकर मैं फार्दे निकलवा ली, कंप्यूटराइज है वो, तो जमीन माशाल्लाह मेरे नाम आधी निकल आई। अच्छा। फिर इनको पता लगा भी जो बहनों और माँ की जमीन है वो इसके नाम लगने पर इसका ज्यादा बन गई, इसका हिस्सा बराबर हो गया। अब इन्होंने मुझे ये थ्रेट दिया है कि हम क्या इसके केस करेंगे कि उन्होंने जमीन गलत लगवाई है। मेरा ख्याल है उन्होंने ये केस भी कर दिया कि उनको मरी को, मेरी वालदा को तकरीबन 25 साल हो गए इंतकाल हुए को। अब वो बोलते हैं कि हम, मेरी बहनें भी फौत हो गई हैं, मेरी वालदा भी। अच्छा। तो जे आप बोलते हैं हम उसका भी केस करेंगे कि उन्होंने गलत लगवाई है। अच्छा। तो मेरे भाई ने कहा कि आप हाई कोर्ट तक मैं जाऊंगा, आपकी जमीन की कमाई मैं आपके ऊपर ही लगाता रहूंगा, स्टे पर स्टे लेता रहूंगा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अच्छा। तो वो तकरीबन 3 मिलियन तकरीबन इनको आमदनी है, टोटल जायदाद मेरी और इसकी मिलाकर। अच्छा। हमारी दुकानें जो है वो 2 नहीं है, वो 5 हैं। अच्छा जी। 5 दुकानें, आधी मेरे नाम पर। जब मैं वापस गया तो आधी इसके नाम। विरासती जायदाद में से आई थी दुकानें आपको? नहीं, जब मेरे पैसों से खरीदी हैं। अच्छा, तो फिर आधी आपके नाम क्यों है, फिर आपकी सारी क्यों नहीं है ये? वो बाइक ने खरीदता था ना, वो मैं तो पैसे जहां से बेचता था। अच्छा। हाँ जी, जमीन भी ऐसी है, मैं वहां से पैसे बेचता, मुझे खरीदता था। एक बाबा मैंने खरीदा है, वो मेरे नाम पर है। अच्छा। उसमें भी आधा है, आधा मैंने इसके नाम, आधे से भी ज्यादा इसके नाम लगवा दिया। अच्छा। तो अब मैं जब पाकिस्तान जाकर मुतालबा किया तो इसके, क्योंकि चक में इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा है, तकरीबन जो 2nd अमीर है हमारे इलाके में। अच्छा। क्योंकि 3 मुरब्बे हैं, 70 एकड़ ऑल टुगेदर हमारी जायदाद। ठीक है। एक मुरब्बा इसने ठेके पर 25 एकड़ ठेके पर दिए हैं, वो 12-14 लाख साल का लेता है। अच्छा। वो मेरे गाय पर ठेका दिया, उसमें आधा मेरे नाम पर है, वो भी ठेका भी मुझे नहीं दिया, वो भी सारा 12 लाख खुद ही ले लिया। अच्छा। मैं ठेकेदार के पास गया तो वो बोला हमने तो ठेका इनसे लिया है, मैं आपको पैसे नहीं देता। ठीक है। तो फिर मैंने उसका केस किया कमालिया में, खाते जुदे कराने का, क्योंकि मुश्तरका है ना। फिर मुझे मशवरा दिया वकीलों ने कि आप अपने खाते जुदे कराएं तो फिर आप को जमीन आसानी से मिले। अब 6 माह से ज्यादा हो गए हमने केस किए हैं। वकील बोलते तरीक पर तरीक, ये इसकी अप्रोच है, पैसे देकर तरीक पर तरीक लेते जा रहा है। मुझे कोई, इन्होंने मुझ पर भी केस किया था कि मुझे बोले कि हम इन पर केस कर रहे, इसको इंग्लैंड वापस नहीं जाने देंगे। ठीक है। इन्हें थाने में भी पर्चा दिया नजायज, मैं घर भी नहीं, इन्होंने कोर्ट मुझे मारपीट कर मेरे भाई ने और मेरे भतीजों ने घर से निकाल दिया। मैं अपनी डॉक्टर इन लॉ के घर जाकर रहा 3 महीने। अच्छा। 4 महीने, 3 महीने, मुझे 7 महीने लगे। 3 महीने तो जे कभी बोले हम पर्या इकट्ठी करते हैं, जिरगा जैसे जिरगा इकट्ठा करते हैं। जो हमारा चेयरमैन है नंबरदार, वो भी इसका सांडू है। मुझे सारे रले मिले हुए हैं। मुझे कहते हैं हम कट करते हैं, जब कट की टाइम आता हो फिर हम सुलह कर लेते, हम घर में बांध लेते। अच्छा, 2 दफा आपकी जमीन के जो है वो 2 तरह की जमीनें हैं, या 2 तरह का मसला है जो मैं समझाऊं। एक तो आप कह रहे हैं कि जो विरासती जमीन थी उसके ऊपर झगड़ा पैदा हो गया, नहीं जो आपका शेयर बनता था उसकी आमदन आपको नहीं मिलती,
और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो जो पैसे आपने भेजे अपनी जमीन खरीदने के लिए, उन पैसों से भी उन्होंने आधी जमीन अपने नाम करा ली। ये दो मसले। हाँ जी, सारी मेरी विरासत से और जो मेरे पैसे से खरीदे वो सारी इसके कब्जे में है। अच्छा, जो आपके नाम है उसकी कमाई भी वही कर रहे हैं? आप मेरे नाम पर आ दिया, उसकी कमाई वो ले, यही तो मेरा वाला। मैं विरासत भी नहीं मांगता, अपने पैसों भी नहीं मांगता। मैं कहता जो मेरे नाम पर है वो मुझे दे दे, बस जो भी है। सही है। अच्छा नज़ीर साहब, बिल्कुल आपकी सारी कहानी समझ। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके ज़रा कानूनी माहिरीन से भी बात करते हैं। और नज़ीर साहब जो हैं, इन्होंने अपने इस केस के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या कुछ किया है, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले आप मोहम्मद नज़ीर साहब की कहानी तफसील से सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि एक तो जो प्रॉपर्टी उनको विरासत में मिली, उससे हासिल होने वाली आमदन पर भी उनके भाई काबिज हैं, और जो प्रॉपर्टी इन्होंने पैसे देकर ख़रीदी, यानी लंदन से पैसे भिजवाए अपने भाई को ज़मीन ख़रीदने के लिए, 25 एकड़ इन्होंने ख़रीदने थे, उसमें से भी 10 एकड़ उन्होंने अपने नाम करवा ली और 15 एकड़ इनके नाम करवाई। लेकिन वो 15 एकड़ जो इनके नाम है, उससे हासिल होने वाली आमदन पर भी इनके भाई काबिज हैं। अब आप देखिए कि हर तरफ से नज़ीर साहब जो हैं वो निर्गय में, यानी इनके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। जो इनकी प्रॉपर्टी इनके हिस्से में आती है विरासत में, ना वो मिल रही है, ना उसकी कमाई, और जो इन्होंने अपने पैसों से अपने लिए ख़रीदी है उसमें, उस पर भी इनके भाई काबिज हो गए हैं, और ये इनके सगे भाई हैं। ये आपको बताना ज़रूरी है। नज़ीर रहमान साहब हमारे नुमाइंदे टोबा टेक सिंह से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। नज़ीर रहमान साहब, आपने इस स्टोरी पर काम किया, आप इनके भाई मोहम्मद बशीर साहब के पास भी गए। ये असल मामला क्या है? जिस तरह से नज़ीर साहब कह रहे हैं, कहानी बिल्कुल ऐसे ही है? जी बिल्कुल इसी तरह है जी, कि मैं आज सारा दिन इसी पे काम करता रहा हूँ, कल भी गया, आज भी गया जी। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं नज़ीर, और उनके वाकई उनकी जो प्रॉपर्टी है बड़ी कीमती है, और उस पर उन्होंने काफी अरसे से उस पर कब्जा कर रखा है, और काफी जो है उसकी इनकम भी है, क्योंकि ज़रूरी रकबा है, काफी अच्छी आमदन है उसकी, और वो जो है ना 30 लाख के करीब सालाना जिस तरह वो बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह है। इसके अलावा उनका कमर्शियल प्लॉट भी है एक 10 मरले का, जो उनके नाम है, उसमें भी जो है ना वो काबज हैं। उन पे 5 दुकानें बनी हुई हैं, और वो भी किराए पे उन्होंने दे रखी हैं। ठीक है। अच्छा, आप मेरे साथ नज़ीर रहमान साहब रहिएगा। वकार मुश्ताक तूर साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। वकार साहब, अगर आपने ये कहानी सुनी है, पहले तो ये बता दीजिए सुन ली है आपने, या मैं मुख्तसरन ब्रीफ करूँ आपको? जी मैंने बिल्कुल सुनी है जी। अच्छा, अब वकार साहब मेरा सवाल आपसे ये है, अक्सर केसेस में ये होता है कि जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क मुकीम, वो पाकिस्तानी कवानीन से या तो वाकिफ़ नहीं है, या फिर अपने रिश्तेदारों पे अंधा एतमाद करते हैं, जिसमें उनके सगे भाई, बाज़ केसेस में उनके वालिदैन वालिद, और बाज़ केसेस में उनके बहुत करीबी रिश्तेदार जिनसे उनका बड़ा एतमाद का रिश्ता होता है, उन पर वो एतमाद करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, या तो वो उनके नाम करा देते हैं, या अपने नाम भी कराएं तो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, बाद में पता चलता है ये तो किसी ने अपने नाम करा रखा है। तो इसमें भी नज़ीर साहब ने किसी पर गुड फेथ में शायद ट्रस्ट किया अपने भाई के ऊपर, सगे भाई पर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई का मामला है, मेरा सगा भाई है, और मैं उस पर पूरा एतमाद कर रहा था, तो पता बहुत देर से चला जब सब कुछ इनके हाथ से जा चुका था। ये नज़ीर साहब ने कहाँ पर गलती की है आपके ख्याल में, और नज़ीर साहब के पास अब रेमेडीज़ क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये बिल्कुल हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनके साथ ये मसला दरपेश है कि बुनियादी तौर पर होता ये है कि वो दायरे गैर में पैसे कमाते हैं और पाकिस्तान में भेजते हैं अपने प्यारों को कि वो जायदाद बनाएं या इन्वेस्ट करें अपने मुल्क में। लेकिन यहाँ पर फिर चूंकि हमारे यहाँ माहौल इस तरह का है, हमारे यहाँ लोग सगे रिश्तेदार जो हैं वो जो हैं वो उस तरह से उस ट्रस्ट के रिश्ते को कायम नहीं रख सकते। इस केस में भी ऐसे हुआ है, और अक्सर देखने में आया है कि बाहर बैठे हुए लोग बड़े शौक से पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी बनाते हैं, बड़े शौक से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी किसी करीबी रिश्तेदार को लालच आता है तो वो अपनी इनकी एब्सेंस का और अपनी प्रेजेंस का नाजायज फायदा उठाते हुए उस प्रॉपर्टी को मिसयूज भी करता है, उससे हासिल होने वाली कमाई को भी बगैर उनका हिस्सा दिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर उस पर गैर कानूनी तौर पर काबिज भी रहते हैं। अब मैं नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो नज़ीर साहब की गुफ्तगू से और आपके जो नुमाइंदे हैं टोबा टेक सिंह से,
मुझे ये समझ में आई है कि नज़ीर साहब का एक 10 मरले का प्लॉट है जिसमें 5 दुकानें हैं, जिनका किराया भी इनके भाई ले रहे हैं और काबिज भी ज़ाहिर इनके भाई हैं क्योंकि इन्होंने आगे किराए पे दिया है, उन्होंने आगे किराए पे दिया है। दूसरी बात फिर ये है कि इनकी जो ज़रई ज़मीन है वो भी आधी इनकी मलकियत है, लेकिन वो जो कि जॉइंट खाता है, जॉइंट ओनरशिप है, तो वो भी इनके भाई ने आगे दी हुई है ठेके पर ज़रई रकबे को। हाँ, कुछ ठेके पर दे भी है, कुछ पे शायद खुद काश्तकारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इन्होंने ये बताया पहले कि ज़रई रकबे का इन्होंने उसके वनडे के लिए, वनडे हम कहते हैं पार्टीशन को, कि वो जमीन पहले पार्टीशन उसकी होगी कि उनमें से निशानदेही होगी कि कौन सा हिस्सा किस भाई का है, और वो निशानदेही करेगा रेवेन्यू ऑफिस। तो इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली तहसीलदार को एप्लीकेशन दी होगी, तहसीलदार इनकी पार्टीशन करेगा और पार्टीशन करने के बाद फिर ये तयन करेंगे कि ये जमीन मुशाहिदा करेंगे कि ये जमीन कौन सा हिस्सा किससे ताल्लुक रखता है, और वो कब्जा दिलवाने की भी इनको कोशिश करेंगे। अगर फिर भी इनको कब्जा नहीं मिलता और ये समझते हैं कि इनको पास्ट जो भी उस जमीन से हासिल होने वाली आमदनी थी वो भी वापस दिलवाई जाए, तो फिर ये एक सिविल दावा करेंगे। पार्टीशन के साथ ही एक सिविल दावा फाइल कर दें जिसमें वो जिसमें ये इस्तदा करें कि पास्ट के अंदर इतने अरसे से जो इन्होंने इसकी प्रोड्यूस ली है, ये पैदावार ली है या इसका ठेका लिया है, उसका मुझे बराबर मेरे हिस्से के मुताबिक मेरा शेयर दिया जाए। और जहां तक दुकानों की बात है, तो दुकानों के लिए पार्टीशन के लिए भी सिविल सूट होगा जिसके अंदर वो पार्टीशन की इस्तदा की जाएगी, पार्टीशन विद परमानेंट इंजंक्शंस, कि वो दुकानों को पार्टीशन की जाए और जो हिस्सा इनका बनता है, और अगर तो वैसे इन्होंने बताया कि 10 मरले का है ही इनकी दुकानें सारी, तो वो सूट हो सकता है, सूट फॉर पोजेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फॉर पोजेशन हो सकता है, और कानूनी तरीके से न सिर्फ इनको कब्जा वापस मिल सकता है बल्कि जो कमाई अब तक किराए की सूरत में हुई है वो भी ये क्लेम कर सकते हैं। अच्छा वकार साहब, एक तो ये बताइए कि अब जाहिर है जो गलतियां नज़ीर साहब ने या इन जैसे बहुत सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने की हैं, ये हम अक्सर जो शोज़ करते हैं हर दूसरे शो में यही कहानी होती है तकरीबन कि उनके भाई काबिज हो गए, इन्हें पता नहीं था, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। यहाँ पर तो रहने वाले सब ट्रिक्स जानते हैं, लेकिन जो बंदा 40 साल से वहाँ पर मुकीम है या इसका ब्रॉटअप वहाँ पर हुआ है, वो शायद उतनी जो यहाँ की जो तकनीकी मामला हैं उसको नहीं जानते। तो अब वहाँ पर जो इस वक्त लोग पैसे कमा के बाहर अपने रिश्तेदारों को या भेज रहे हैं कि, और ये 20 साल के बाद उनके साथ यही कुछ होने वाला है जो नज़ीर साहब के साथ हुआ है, तो ये ज़रा उन लोगों के लिए बता दीजिए कि नज़ीर साहब ने गलतियाँ क्या क्या की हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यानी इनको क्या क्या करना चाहिए था आज से 20, 25, 30 साल पहले कि आज ये महफूज होते। जी, गुजारिश ये है कि आज में और 20-25 साल में एक तो फ़र्क है। आज हमारे पास पंजाब के हद तक जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सारा हो गया है कंप्यूटराइज। आज से 20 साल पहले था पटवार का सिस्टम और वो सारा मैनुअल था। होता क्या था कि हमारे जिस तरह नज़ीर साहब ने किया, इन्होंने अंधा एतमाद किया, पैसे भेजे और वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाते गए। इनकी शायद वहां पर इनकम ज्यादा थी, इनको जरूरत नहीं थी यहाँ की। अब होना चाहिए कि हर चीज अब भी आज के दिन जो कोई समंदर पार पाकिस्तानी इस तरह की कोई जायदाद पाकिस्तान में लेना चाहते हैं, तो उनसे मेरी ये मशवरा है, मेरी ये रिक्वेस्ट है उनको कि वो प्रॉपर्टी अब कंप्यूटराइज हो गया है सारा निजाम, खुद आकर खुद मौके पर प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाएं, और अगर वो आगे किसी को देते हैं ठेके पर या किराए पर, तो वो भी अपने नाम का अपना जो उनका ओवरसीज पाकिस्तान कार्ड है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने नाम के ऊपर वो मुआहदे करें किराएदारी के। हाँ, अपना कोई पावर ऑफ अटर्नी देके कोई एजेंट मुकर्रर कर दें उसकी देखभाल के लिए, निगरानी के लिए या किराया कलेक्ट करने के लिए। इवन अब तो खैर वो भी निजाम बड़ा सही है। अगर आप अगर सगे भाई पे एतमाद नहीं कर सकते तो आप किस पे कर सकेंगे ना, ये भी तो एक बड़े मसाइल हैं। अच्छा, मुझे ये भी एक ब्रेक रवैयों का भी बड़ा इसमें अमल दखल है। जी सर, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर मोहम्मद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नज़ीर साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, जो इस मामले को के बारे में तफसील से जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और प्लस मोहम्मद नज़ीर साहब खुद उनसे ज़रा हम जानेंगे कि जो वकील साहब बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें अब करनी चाहिए, इनमें से इन्होंने कौन सी चीज़ की है या करने का इरादा रखते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब मोहम्मद मुनीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि नज़ीर साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। मुनीर साहब, आप यहीं टोबा टेक्सिंग में रहते हैं? जी सर। तो टोबा टेक्सिंग में ये सारा कुछ जो इनके भाई इनके साथ कर रहे हैं, आप एक तो ये बता दें आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते थे या कर सकते हैं इनकी मदद करने के लिए? जी सर, मेरे सिस्टर के ससुर हैं ये। अच्छा। नजीर साहब, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो खरीदी है बाहर से पैसा बेचते रहे। 664 बड़ा 5 में एक मुरब्बा खरीदा, उसकी वो 91 से इन्होंने खरीदा। जो भी ठेका बटाई सारा ऊपर आ ही लेंदा रहा। इन्होंने मामू उन्होंने कुछ नहीं दिता नजीर साहब ने। अच्छा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੇ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਾ ਬਟਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਅਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ दूसरा आमदन मैं तेरे उत्ते ला दूंगा, तेनू नहीं देनी, तेन रकबा तेनू नहीं देना। अच्छा। ना जमीन का कब्जा दिंदा ना दुकाना का दिंदा वा। अच्छा 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 25। हाँ जी 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 हाँ जी सर जी, एक 25 वाले का प्लाट सीगा, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਦੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੇਚਤਾ, ਬੈਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ सारी जायदाद। ठीक है। अच्छा अच्छा नज़ीर साहब, आपने बताया कि आपको मारपीट भी की, आपको मारा उन्होंने, तो आपने उसका मुकदमा नहीं दर्ज कराया, FIR नहीं दर्ज कराई थाने में जाके? नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है साहब। हम 4 बहन भाई थे, 2 भाई है, वो सबसे बड़ा है, 2 बहनें छोटी थी, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मैं अभी उसकी बहुत इज्जत करता, मैंने उसका हज भी कराया है, अपनी बरजाई का भाई का भी इंग्लैंड में भी सदा था। मैं अभी भी उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता था कि वो थाने में जाएं और वो थानेदार उनको मंदी जल्दी बात बोले। मैं अभी भी उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं DC के पास भी गया था, उसने मुझे बोला था आप थाने में रिपोर्ट करते। मैंने उसको भी यही बताया कि मेरा बड़ा भाई है, मैं अब भी उसकी इज्जत करता हूँ। मैं उसको थाने वगैरह में मैं नहीं देखना चाहता, वो उसको मंदा चंगा बोले, वो मेरी हद तक है। क्या बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने गलती कोई नहीं की। जो जमीन मैं वही उससे मांग रहा है जो मेरे नाम पर है, कंप्यूटराइज है और दुकानें मेरे नाम पर है, इसमें कोई शक नहीं। आपके पास फाटे हैं वो देख ले। ठीक है। मैं उससे वही हिस्सा मांग रहा हूँ जो मेरे नाम पर है। वो जो हाथे है ना हमारे 200 माले के, वो मेरे नाम पर नहीं है, मेरे वालिद के हैं, विरासत मेरी है। वैसे मेरे वालिद के नाम नहीं थे, इनका कब्जा। मैंने कहा वो आप ले लें, मैं कोई नहीं ले, वही मुझे दें जो मेरे नाम पर है। ठीक है, सही है। अच्छा, आप जरा हम दिखा देते हैं कि जो नज़ीर साहब के भाई हैं बशीर साहब, उनसे जब मौक़िफ़ लिया गया है तो वो क्या कहते हैं, सुन लें वो उनका मौक़िफ़ क्या है। खर्चा यानी मैं किया, इन्हूं बाहर भेजा, आ गया ये आया खीर जी, बाद फिर मुड़ के बेच चला गया। एक मसाला भी प्लाजा 9 किले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, 4 ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ
ਉਹ ਬਣ ਦੇਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੀ ਸਟਾਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾ ਕੇ 1200 ਦਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਜਦ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਮਾਰੀਏ ਕਰਤੇ ਆ, 3 ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ। ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗੇ ਮਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਟਨ ਮੈਂ ਫੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਟਨ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀਓ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਟਾਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰਜਾਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਟੋਭੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੀਰਮਲ ਪਲਾਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਰੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਲੱਖ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਧਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਧਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੰਗੇ ਮਲ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕਰਾਚੀਓਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਾ ਪਤਨੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਦ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੇ। ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, दुकाना भांदा सीगा ये उत्थे विलायत दे विच। अच्छा जी, ये आपने अब मोहम्मद बशीर साहब जो कि भाई हैं नज़ीर साहब के, उनका मौक़िफ़ सुना है। इसमें अब जो मुझे बात समझ नहीं आई, मैं नज़ीर रहमान साहब जो उनसे मिलकर आए हैं उनसे मैं बात करता हूँ। नज़ीर साहब, एक तो ये बताएं, ये किस बात पर कुरान पर हाथ रखने वाले जो बात कर रहे हैं वो क्या, यानी कौन सी गारंटी या एश्योरेंस चाहते हैं अपने भाई नज़ीर साहब से कि जी वो ये करें तो मैं फिर ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ? वो सब झूठ बोल रहा है। जो सारी प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे पैसे हैं। वो 6 खेतों से वो बोला है मेरे वालिद के थे 6 खेतों से कैसे वो 3 मरबे बना सकता, पहले तुझे आप सोचें। जो दूसरी कुरान पर वो बोलता है उसका बेटा मैंने मंगवाया, वो 2-3 साल मेरे पास रहा, मेरा जवाई है। फिर मैंने उनको अलहदा कर दिया। वो अब तक रोटी मेरे साथ खाता रहा, काम अपना करता रहा। मैंने उनको एक दुकान, एक घर दे दिया है। अपनी दोनों बेटियों को एक एक घर, एक एक दुकान दी है। वो सारे ये सब एक्सक्यूज बना रहा है मेरी जायदाद वापस ना देने के लिए। वो जो बोलता है जी आप मैं जहाँ मेरी प्रॉपर्टी है 9 एकड़ मैंने लिए हैं, बाप को बिल्डिंग है, वो मेरे बेटों के नाम पर है, पहले उनके नाम खरीदी है। वो पानी में बदानी डाल रहा है। वो बोलता है कि आधा मुझे जहां से दें। जब मैं जहां आया हूँ इसने मुझे बिल्कुल एक पैसा भी नहीं दिया। मेरे सौरों ने मुझे मंगवाया, उन्होंने मेरा रिटर्न टिकट भेजा। मैं जब वहां भी पाकिस्तान में भी काम करके मैं 600 मन गंदम गलों में फेंक कर इसको पैसे पकड़ा कर आया हूँ। ये सब झूठ बोल रहा है, जमीन ना देने की बातें कर रहा है।
मैं झूठ नहीं बोल रहा है। आप सोच रहे 6 खेतों से 3 मुरब्बे कैसे बनते हैं, नाले प्लाट टोबा में और लुधियाने में 5 दुकानें। वो 20 माले हैं, 10 माले मेरे हैं, 10 के उन पर 5 दुकानें हैं। 1.25 करोड़ का हमने प्लाट बेचा है टोबा टेक सिंह में, वो भी मेरे पैसे से था। अब जो बोलता है सारी जमीन मैंने खरीदी है 6 एकड़ से, तो आप सोच रहे कैसे खरीद सकता है। मैं तो हैरान हूँ, इसने हज किया हुआ है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जाता है। अच्छा नज़ीर साहब जरा साथ रहें, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं एक देता हूँ ब्रेक के बाद नज़ीर रहमान साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं जी। रहमान साहब ज़रा बताइएगा, आपकी मुलाकात हुई थी बशीर साहब से, फिर वो कहते हैं मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, फिर वो देते भी नहीं है, तो आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या मामला क्या है? जी असल में वो ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, ये मैंने जो है ना पैसे उनको बाहर भिजवाए थे, हमने इकट्ठी खरीदी है और यहाँ से भी जो हमने कमाई की है उसकी ये प्रॉपर्टी है। और जो है ना हमने आधी जो प्रॉपर्टी है उनके नाम भी की है, वो प्रॉपर्टी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात पे को हलफ दें कि वो जो है ना प्रॉपर्टी के लिए पैसे हमने भिजवाए थे यहाँ से, और जो वो अब मानने के लिए तैयार ही नहीं है जो हमने यहाँ से भिजवाए थे। वो पैसे भी अगर मान जाए कि हमने दिए हैं तो ठीक है, जो उनके नाम है वो बाकायदा उसके लिए दरखास्त दे कि वो अपनी अलहदा करवा लें जितनी उनकी प्रॉपर्टी है। तकरीबन 300 कनाल उनका हिस्सा बनता है दरी प्रॉपर्टी में, तो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं जो हमने नकद रकम दी है उसका भी कुछ हिसाब दें हमें। तो नज़ीर साहब आपको नकद रकम कौन सी आई है? आप पैसे आपको भिजवाते रहे हैं, वो 11 लाख और 4 लाख और 4.5 लाख? जो साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मैंने मुरब्बा मैंने आपको बोला ना 25 एकड़ मैंने जाकर खरीदे, मेरा 50 लाख था जहां से भेजा हुआ मुश्तारका अकाउंट में। हाँ। वो 25 लाख का मैंने वो मुरब्बा खरीदा, मेरा 25 लाख वापस बच गया। वो जब मैंने आगे जहाँ जगह खरीदी तो मैंने बोला कि मेरा वो 25 लाख जो है वो वापस भेज दे। इन्होंने उससे 12 लाख वापस भेजा। पाउंड का रेट जब 42 रुपए मिलते थे 1 पाउंड के, इन्होंने मुझे 22,000 भेजा। वो आप हिसाब लगा रहे 12-13 हजार बनता है। वो बाकी पैसे उन्होंने मुझे वो भेज दिए, बाकी पैसे इन्होंने निकाल कर, क्योंकि अकाउंट मुश्तरका था 1992 में मैंने मंगवाया, तो इन्होंने अकाउंट बंद करवा दिया। अब मैंने जाकर उसकी फोटो कोई कॉपी वगैरह लेने के लिए बहुत कोशिश की, वो बोले अकाउंट 1992 में बंद हो गया। वो अब कंप्यूटराइज है, पहले वो हैंड रिटन स्टेटमेंट होती थी, वो हम अब नहीं देते। इन्होंने वो पैसे भी सारे बाकी खा लिए, 12-13 लाख। और 40 साल से 92 से चलो गिन ले, जब से हमने जमीन खरीदी है, वो 40 साल तकरीबन वो जमीन की आमदन खाते हैं। 1 मुरब्बे का सिर्फ वो 12 लाख लेते हैं। मेरे गए थे जब मैं पाकिस्तान में था, जब इन्होंने ठेका साल का लिया 12 लाख। 40 साल का आप लगा रहे। अगर इन्होंने सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको बोला चलो आपने भेजा भी है, वो अकाउंट करके जमीन के ठेके से काट ले। सब झूठ बोल रहे हैं, इनके जमीन ना देने के बहाने हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मोहम्मद मुनीर साहब मौजूद थे और वकार मुश्ताक तूर ने माहिराना और कानूनी राय इस पर दिया है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। एक अफसोसनाक बात यह है कि अगर भाई आज के दौर में अपने सगे भाई पर एतमाद नहीं कर सकता और अपनी ज़मीन की रखवाली का उसको ज़िम्मेदार मुकर्रर नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करे? एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वो अगर पाकिस्तान में जायदाद ख़रीद कर चाहता है कि किसी को भी उस पर निगरान मुकर्रर कर दे, और वो सबसे बाएतमाद शख्स यानी अपने सगे भाई को मुकर्रर कर देता है, और सगा भाई अगर उसको धोखा दे देता है, तो फिर वो किस पर एतमाद करे? नज़ीर साहब की कहानी से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। बहरहाल इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान के इदारों को देना है, जो अभी तक इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन मामला अदालत में है, हम उम्मीद करते हैं कि अदालत से इनको इंसाफ मिलेगा और ये अपना मुकदमा अगर अच्छे तरीके से लड़ते रहे और इनके वकला इनको सही मशवरा देते रहे। यह आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।